हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। देखो अपनी ये आज तीसरी क्लास है फिजियोलॉजी की। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था दोष धातु मल आदि, मल मूल आदि है ने। तो अपन ये सब कर लिया था, उत्पत्ति स्थिति विनाश, दोष की प्रधानता, धातु की प्रधानता, मल की प्रधानता। ठीक है, स्वस्थ की परिभाषा तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे पंच महाभूत। क्लियर? जो कि अपन ने जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसमें अपने सिलेबस में पंच महाभूत भी है। अब पंच महाभूत होता क्या है? सत्व रज तम, जो सैद्रसी पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के गुण एक साथ एक द्रव में पाए जाते हैं। सत्व रज तम के सैद्रसी, देखो सत्व क्या है, रज क्या है, तम क्या है, ये गुण है। ठीक है, इनके आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के गुण एक साथ एक द्रव में पाए जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि भाई संसार में जो भी चीज़ है ना, संसार में जो भी, आप चाहे सजीव से लेकर निर्जीव तक की बात करो ना, चाहे आपके हाथ में मोबाइल है, कपड़े है, कुछ गहने पहन रखे हैं, ठीक है, आपके खाने की वस्तु है, कुछ घर में रखने का सामान है, जो भी मतलब एवरीथिंग, आलोप, जो जितना भी है ना, सब कुछ क्या है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के गुण एक साथ एक द्रव में पाए जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ पांचों महाभूतों से मिलकर बनी है। अब इन पांचों महाभूतों से कौन सा महाभूत उनमें डोमिनेंस है वो अलग है। जैसे किसी में 10% पृथ्वी है, 10% जल है, 10% वायु है, आकाश 40% है, तो डोमिनेंस कौन? डोमिनेंस मतलब जिसकी, जैसे कि उसमें प्रधान कौन है, मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग किसकी ज़्यादा है। महाभूतों की उत्पत्ति, अब पहले महाभूत क्या है, मतलब पंच महाभूत, पांच महाभूत, ये होते क्या हैं, बनते कैसे, उत्पत्ति कैसे होती है, ये अपन जान लेते हैं। तो आपने ये जो चार्ट फ्रॉम है ना, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में तो आप पढ़ा ही रहा हूँ मैं, और पदार्थ विज्ञान में तो आपने पढ़ा ही होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ जाता है कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उसके क्या गुण हैं। ठीक है, ये जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम की, एक तरीके से सृष्टि उत्पत्ति क्रम का ये चार्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। क्योंकि अपन ने देखा कि भाई पंच महाभूत, यहाँ देखो नीचे देखो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये उत्पत्ति हो गई, और इसके बाद में जितनी भी चीज़ें बनती हैं पंच महाभूत से बनती हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति यहीं तक हो, तो पंच महाभूत की उत्पत्ति समझ ली, तो उसके बाद में जितनी भी चीज़ें बनेंगी, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, अपना शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। तो अब देखो, अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? जो जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकते, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, प्रकृति या पुरुष। अब देखो ये नेचुरल प्रकृति तो है, एक तरीके से अपने शरीर से बाहर देखो प्रकृति है। प्रकृति तो बोलते हैं कि प्रकृति जो नेचुरल है, मतलब प्रकृति का कहर, प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति या पुरुष, पुरुष यानी आत्मा। ठीक है, इस प्रकृति या पुरुष यानी जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, परमेश्वर यानी पुरुष यानी परमात्मा, परमेश्वर जो एक है, ठीक है, जिससे सबन को शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है वो, या फिर अव्यक्त से क्या होती है, बुद्धि तत्व, मतलब इस चीज़ से, इस प्रकृति से, जिसको अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उससे क्या है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि मतलब ज्ञान, उस ज्ञान से तीन चीज बनते हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। कि इस बुद्धि, अब देखो बुद्धि तीन तरह की होती है, सात्विक राजसिक तामसिक। कोई व्यक्ति मतलब सात्विक, सात्विक मतलब अच्छा काम करने वाला बनेगा, ठीक है, एक तरीके से भाई। सात्विक अहंकार मतलब सारे काम अच्छे। सत्व, सत्व यानी क्या होता है, जो हमेशा दान धर्म करने वाला हो, हमेशा बड़ों का सम्मान करने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, ध्यान तपस्या, जितने भी अच्छे गुण होते हैं ना, जितने भी मोरल फैक्टर होते हैं, जितने भी अच्छे गुण होते हैं, वो होता है सात्विक। एक है राजस, राजस क्या है, देखो वैकारिक या सात्विक अहंकार, तेजस या राजस अहंकार, भूतादि या तामस अहंकार। ये राजस अहंकार क्या है, राजसिक ठाट बाट, राजसिक नाम से ही समझ रहा, राजस, राज यानी राजा, जो राजा की तरह रहता हो, जिसकी सोच राजा की जैसी हो, राजसिक ठाट बाट, अच्छे खान पीन, अच्छे कपड़े, सब कुछ, मतलब एक तरीके से राजा जैसा। भूता दिया तामस अहंकार, तामस क्या होता है, तम, तम यानी होता है अंधकार, जो व्यक्ति काम क्रोध मद इनसे घिरा हुआ रहता है ना, एक तरीके से वो। तो ये जो बुद्धि है, इससे तीन तत्वों की उत्पत्ति होती है। वो कौन होते हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। इन्हीं को अपन ने तीन गुण बोला है, सत्व रज तम, कि भाई तीन गुण कौन कौन से हैं, सत्व रज तम। क्लियर? अब आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं देखो लिख रहा हूँ कि अव्यक्त, ठीक है, महान, मतलब अव्यक्त के बाद में महान यानी महत, फिर आगे लिखते हैं अहंकार। ठीक है, अहंकार के बाद में तीन गुण की उत्पत्ति होती है, सत्व रज और तम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई पहले अहंकार मतलब मैं हूँ ऐसा, उसका भाव होना, और उससे क्या होते हैं
तीन गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व रज तम। इसलिए तो यहाँ पे अहंकार जुड़ा हुआ है पीछे, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामसिक अहंकार। मतलब बुद्धि से किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार से, और अहंकार के बाद में तीन गुण की पैदा होती है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। ये तो लिखने का तरीका कैसे भी लिख सकते हो, मतलब एक स्टेप इसमें छोटी कर दी। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, अव्यक्त, महत, फिर अहंकार, फिर तीन सौ बांट दो, सत्व रज तम। इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन इसने यहाँ नोट्स में क्या किया, एक स्टेप थोड़ी कम कर दी। क्यों? यहाँ पीछे इसके जोड़ दिए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब समझो कि ये चीज़ आ गई। अब इन दो सात्व और राजस, जो सत्व और रज अहंकार है, इनसे मिलकर क्या होती है? एकादश इंद्रिया। इंद्रियों से क्या समझते हो आप? जो अभी अभी सेंसरी ऑर्गन है जितने भी, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, तो 5 और 5 10 रहे, 11, तो एकादश इंद्रिया। अपनी बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियाँ है ना, आँख, नाक, त्वचा, जीभ, कान, ठीक है। कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, जीभ और जनेंद्रियाँ, ठीक है। हाथ, पैर, जीभ और गुदा और जनेंद्रिया, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। और मन एक उपेंद्रिय, मतलब इसको ज्ञानेंद्रिय बोल सकते हैं और कर्मेंद्रिय भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितनी है? एकादश इंद्रियाँ। तो इससे अब क्वेश्चन आता है कि एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तब भी आपको यही चार्ट बनाना है और आपको लिखना है कि वैकारिक और राजस अहंकार के संयुक्त होने से ये 11 एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब देखो, राजस और तामस अहंकार के संबंध से क्या होता है? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा क्या होता है? देखो, पंच महाभूत पढ़ रहे हैं, तो ये पंच तन्मात्रा क्या है? सूक्ष्म, किसी भी चीज को उत्पत्ति होने से पहले जो सूक्ष्म पार्ट होता है ना, वो है पंच तन्मात्रा। उनके नाम क्या है? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। रट लेना एक तरीके से, पहली चैप्टर है तो मतलब बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। मतलब एक तरीके से आपका फंडामेंटल तैयार हो रहा है। पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा क्या होती है? मतलब रूप, जो पंच महाभूत है ना, उसके पहले का, मतलब सूक्ष्म महाभूत बोल दो। ये पंच महाभूत है, महा यानी बड़े। ये क्या है? पंच तन मात्रा, मतलब छोटी हैं। ये महाभूत की इकाई है एक तरीके से, कि महाभूत इनसे मिलकर बना है। अपन बोलते हैं ना कि भाई बहुलक, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि बहुलक, कि छोटे छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती हैं। तो छोटी छोटी इकाइयाँ क्या हैं? ये पंच तन मात्रा है। मतलब जैसे 10 रुपये हैं, एक एक रुपये को 10 जोड़ेंगे तो क्या है? 10 रुपये बनता है। लेकिन एक एक रुपया क्या है? पंच तन मात्रा, एक तरीके से मतलब छोटा रूप है, एकदम माइन्यूट रूप। तो ये पंच तन मात्रा क्या है? शब्द तन मात्रा, इसके नाम है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत है ना, उसी तरीके से ये 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। और इन्हीं तन्मात्राओं के संयोग से क्या बनते हैं? पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो कौन कौन से पंच महाभूत हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपने कभी भगवत गीता, रामायण स्टडी की होगी तो पंच महाभूतों के नाम आते हैं, वो यही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता। एक तरीके से आपके अंदर आध्यात्मिक तरीके से भी आप कभी आपने अपने घर में देखा होगा, तो इन्हीं की बात होती है। क्यों होती है? कि संसार में प्रत्येक वस्तु इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। अब आपने यहाँ तक देख लिया भाई इन चीज़ों से, यहाँ कि पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है। अब ये बन गए तो उसके बाद में जितनी भी चीज़ें बनेंगी इनसे बनेंगी। तो मतलब सृष्टि का उत्पत्ति क्रम हो गया ना, कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई? कि पहले अव्यक्त था, कुछ नहीं था, जिसको व्यक्त कुछ था ही नहीं। मतलब परमात्मा परमेश्वर था, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको किसी ने जाना नहीं, वो कैसा है दिखता, थोड़ी अव्यक्त है, जिसको व्यक्ति नहीं है। उससे क्या हुआ? बुद्धि की उत्पत्ति। उस चेतना से, उस परमात्मा ईश्वर से अपन को बुद्धि मिली, उससे अपन को बुद्धि से अहंकार आ गया कि भाई मैं हूँ, ऐसा अहंकार आ गया। उससे 3 गुण पैदा हुए, 3 गुणों वाले व्यक्ति पैदा हुए, मतलब सात्विक राजस 3 गुण पैदा हो गए। इनके 2 गुणों के योग से एकादश इंद्रिया उत्पन्न हुई, और राजस और तामस गुणों के योग से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे इन पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम हो गया। अब देखो, तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है भाई? महाभूतों के सूक्ष्म रूप, मतलब छोटा रूप, जो महाभूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसका जो छोटा रूप कौन है? पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये लाइन लिख दी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण युक्त किसकी होती है? आकाश की उत्पत्ति होती है। तो शब्द तन्मात्रा से, देखो पहला वर्ड है शब्द तन्मात्रा। तो शब्द यानी अपन जो सुनाई देता है ना, अपन को शब्द ही तो सुनाई दे रहा है, अपन को आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ यानी क्या होती है? शब्द। तो शब्द सुनाई दे रहा है आपको, तो शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण युक्त आकाश। अब आकाश की उत्पत्ति, आकाश यानी क्या होता है? खाली स्थान। ये बात ध्यान रखना, आकाश का मीनिंग क्या है? खाली स्थान। जहाँ भी खाली स्थान है, अपना आप कान देखो,
कान खालिस्तानन कान में, तभी तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण युक्त आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब फिर अगला महाभूत देखो, शब्द व स्पर्श। अब शब्द से तो आकाश हो गया, लेकिन देखो यहाँ भी है शब्द व स्पर्श तन्मात्रा से, मतलब एक एक जुड़ता जाएगा। अब ये दो जुड़ गए, तो इसमें क्या हो गया, शब्द व स्पर्श गुण युक्त वायु। मतलब वायु महाभूत में कौन कौन सी तन्मात्राओं का योग हुआ, दो छोटी इकाई कौन कौन सी हैं, शब्द और स्पर्श, तो वायु महाभूत की उत्पन्न। फिर अगला महाभूत में ये दोनों जुड़ जाएंगे, शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप गुण युक्त वाली अग्नि। अब इसको समझो भाई, यहाँ पे शब्द गुण युक्त आकाश, मतलब अपने जो आकाश है ना, ओनली सुनने का काम करता है, उसको अपन देख नहीं सकते। कभी आपने आवाज़ को देखा कि देखो इसके दो हाथ हैं दो पैर, कभी देखा? तो उसमें रूप नहीं है, रूप यानी दर्शन यानी रूप नहीं है, ठीक है। अपन कभी उसको स्पर्श कर सकते हैं क्या, आकाश को? तो नहीं कर सकते ना, ओनली सुन सकते हैं, तो ओनली इसमें शब्द है। अब देखो वायु, वायु को अपन सुन भी सकते हैं क्योंकि इसमें आवाज़ आती है, जब हवा चलती है तो आवाज़ आती है ना, तो वायु को अपन सुन भी सकते हैं, इसलिए शब्द भी है। और स्पर्श, उसको महसूस कर सकते हैं स्पर्श की सहायता से। फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसके आगे हाथ करो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ हवा चल रही है, क्योंकि हवा ने स्पर्श किया। तो दो ही गुण है, ठीक है। अपन उसको देख नहीं सकते ना, रूप नहीं है उसका, इसलिए इसमें रूप नहीं है। अब देखो अग्नि, शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप गुण वाल युक्त अग्नि। कैसे कि देखो शब्द, अग्नि जब जलती है तो चट चट की करके आवाज़ करती है, तो शब्द उसमें है। स्पर्श, हाथ दो अग्नि में जल जाएगा, पता लग रहा है भाई आँच लग रही है, हाँ हाथ दूर कर लो, स्पर्श है। रूप, उसका कलर दिखता है अपन को सामने कि हाँ ये अग्नि जल रही है, तो तीन गुण है उसमें। तो शब्द स्पर्श रूप गुण वाले युक्त अग्नि। अब फिर अगला देखो, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गुण युक्त जल। अब जल में ये चारों गुण पाए जाएंगे। शब्द, पानी जब बहता है तो आवाज़ करते हुए बहता है, शब्द मिल गया, मतलब ठीक है। स्पर्श, पानी को अपन स्पर्श कर सकते हैं, गीला हो जाता है ना हाथ, तो स्पर्श कर सकते हैं। रूप, उसको अपन देख सकते हैं क्योंकि आकार अपन पानी को देख सकते हैं ना, रूप तो दिख रहा है उसका। और रस, रस यानी क्या होता है, उसका अपन जिह्वा के द्वारा अनुवासदन कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, रस ले सकते हैं कि भाई मीठा है, फीका है, खारा है, कड़ा है, लवण युक्त है कि या बहुत अमृत जैसा है, कैसा है, रस भी ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें चार गुण आ गए। क्लियर, ये बात फैक्ट है ना। तो चार गुण युक्त क्या हो गई, जल। तो बहुत कॉम, देखो धीरे धीरे आगे, एक पहले ये एक गुण युक्त था आकाश, फिर दो गुण आए वायु में, फिर तीन गुण अग्नि में आ गए, चार गुण जल में आ गए, पांचवा है पृथ्वी। पृथ्वी पांचों गुण युक्त होती है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। शब्द पृथ्वी, पृथ्वी यानी क्या होता है, ये पृथ्वी ये नहीं है कि जो अपन ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी माता, ठीक है, ये नहीं है। पृथ्वी यानी भारीपन एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से आप इसको पृथ्वी ये भी समझ सकते हो, यहाँ पूरी गोल पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी तो है। स्पर्श, आप देखो मिट्टी है, अब मिट्टी एक तरीके से पृथ्वी यानी मिट्टी समझ लो। मिट्टी अपन जब इसमें आवाज़ कैसे आएगी, आवाज़ें आती हैं, आपने चट्टानें देखी हैं मिट्टी की आवाज़ें करती हैं, माइन्यूट आवाज़ें आती हैं, ठीक है। कितना खोखलापन है, कितना खालीपन है, उस हिसाब से इसमें आवाज़ें आती हैं। तो शब्द स्पर्श, मिट्टी को छू सकते हैं। रूप, मिट्टी का आकार है, अपने सामने पड़ी रहती है भाई, इसका आकार देखो, कोई मिट्टी तो पहाड़ जैसी है, कोई मतलब कोई भूरे रंग की है, कोई लाल रंग की, मतलब अलग अलग कलर की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। रूप, रस, अपन मिट्टी का टेस्ट भी कर सकते हैं, ये मिट्टी कड़ीली है, खसेली मिट्टी है, ये मिट्टी मीठी है। ये बच्चे खाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडियाँ होती हैं वो भी मिट्टियाँ खाने लग जाती हैं, तो मिट्टी को अपन खा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। और उसका गंध गुण युक्त, गंध, इसमें स्मेल कैसी आती है, वो किस से पता लगता है, पृथ्वी महाभूत से। जो भी अपन को स्मेल आती है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से आती है। गंध, स्मेल, सुगंध आ रही है कि बदबू आ रही है, वो किस महाभूत की वजह से पता चला, पृथ्वी। अब समझो इससे क्या समझे आप, क्या समझे आप इससे, कि भाई शब्द जो आकाश महाभूत है ओनली शब्द मात्रा से आया, वायु महाभूत शब्द और स्पर्श से आया। तो अब शब्द और स्पर्श से बना तो दोनों गुण आ जाएंगे, क्योंकि दो ही, कोई किसी चीज़ को बनाने में दो चीज़ काम में आ रही है तो दोनों के गुण आ जाएंगे। अब इस वायु को बनाने में तीन गुण आ रहे हैं, नहीं वो अग्नि को बनाने में तीन चीज़ें काम आ रही हैं, शब्द स्पर्श रूप, तो तीनों आ जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप तीनों गुण आ जाएंगे। और जल को बनाने में चार चीज़ काम में आ रही है तो चारों के गुण आ जाएंगे। तो ये फैक्ट है, मतलब एक तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है, यह आपको पता होना चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गंध युक्त गुणयुक्त पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब देखो पंच महाभूतों के गुण, ये है तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन किया था आपने स्टार्ट, पंच महाभूत, तो पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, उनके गुण भी आपको मैंने बता दिए। देखो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई आकाश महाभूत के गुण लिखो, शब्द गुण युक्त, वायु महाभूत के गुण लिखो, शब्द स्पर्श गुण युक्त,
अग्नि महाभूत के गुण लिखो, शब्द स्पर्श रूप गुण युक्त। जल महाभूत के गुण लिखो, शब्द स्पर्श रूप रस गुण युक्त। तो ये आपको गुण भी बता दिए, उत्पत्ति भी बता दी, पंच तन्मात्र में ही बता दी। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जब पेपर पूरा हो जाएगा ना तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो ये क्वेश्चन दूंगा और आपको उनको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो पंच महाभूतों के गुण, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भौतिक गुण, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई जब पीडीएफ, जो फाइनल पीडीएफ आएगी ना, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक फाइनल पीडीएफ दूंगा आपको मैं, ठीक है। उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ रहती हैं ना, मतलब देखो ह्यूमन एरर है, नोट बनाते समय ह्यूमन एरर हो जाती हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा भाई पंच महाभूतों के भौतिक गुण। ये तो नॉर्मल गुण हो गए। क्वेश्चन आता था कभी कभी पंच महाभूतों के भौतिक गुण लिखो। भाई भौतिक यानी जो बाहर से दिखें, आप उसको पहचान सको, देख के ही पहचान सको कि इसमें कौन सा महाभूत की अधिकता है। देखो खर द्रव चलो उष्णत्वम भूजलीय अग्नि तेजसम आकाश प्रतीकातो दुष्टम लिंगम यथाक्रमम। अब समझो, इसमें खर द्रवम चल उष्णत्वम भूजलिनो तेजसम आकाश तो प्रतीकातो दुष्टम लिंगम यथाक्रमम। ये श्लोक याद करो तो कर लेना, नहीं तो आपको ये हिंदी में लिख रखा है ना, वही याद कर लेना, वो भी काफ़ी है। कि पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण, यहाँ पे देखो ध्यान से कि पृथ्वी एवं पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण, कि पृथ्वी महाभूत में तो ये गुण पाया जाता है, कौन सा? खरत्व, खरखरापन जानते हो, रूखा हो जाता है कोई वस्तु, जैसे कि अपनी स्किन है सर्दियों में रूखी हो जाती है, तो खरत्व, तो जो गुण पाया जाता है ना रूखापन का, वो किसकी महाभूत की वजह से पाया जाता है? पृथ्वी। या फिर पृथ्वी डोमिनेंट। देखो सभी चीज पांच महाभूतों से मिलकर बनी है, आप जानते हो, अपन ने पहली लाइन क्लियर कर दी थी कि सभी महाभूत पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं। अब देखो पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण, तो सभी चीजें पांच महाभूतों से मिलकर बनी है, तो जिसमें पृथ्वी महाभूत डोमिनेंट है ना, उसका जो गुण है उसको क्या होगी? खरत्व रहेगा। जल एवं जल महाभूत प्रधान द्रव्य का, जो जल है, जो वाटर है, जल यानी वाटर, उसका क्या है? द्रव्य, मतलब बहने की, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि पानी है तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मतलब द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म। लेकिन जिसमें जल ज़्यादा है, मतलब जल महाभूत प्रधान, कोई जैसे कि जूस है, लस्सी है, उसमें क्या है कि लिक्विड फॉर्म ज़्यादा होती है, तो उनमें क्या होगी? द्रव्यता गुण पाया जाएगा। उसको देख के ही बता सकते हो कि हाँ ये जल है, द्रव्य है। वायु एवं वायु महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण, वायु एवं वायु महाभूत, देखो वायु का गुण क्या है? जो वायु है, वात है, उसका गुण क्या है? चलना, गति। और या फिर जिसमें वायु महाभूत डोमिनेंस ज़्यादा है वो हमेशा चलती रहेगी, चल रहेगी, तो उसमें क्या? चलत्व गुण पाया जाएगा। अग्नि एवं अग्नि महाभूत प्रधानों का द्रव, अग्नि में क्या होती है? उष्णता, अपनी जो फायर है उष्णता ही तो रहेगी ना, हॉट गर्म रहती है, ठीक है, तो उष्णता। या फिर जिसमें अग्नि महाभूत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब अब देखो एक चीज़ समझ लो, जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं संसार में, जो कुछ भी पांचों महाभूतों से मिलकर बना है, तो आपको ये भौतिक गुण बता रहे हैं कि भाई जिसमें अग्नि महाभूत ज़्यादा है ना, वो उष्णता। अब जैसे किसी ने ऐसी औषधि का सेवन कर लिया जो इसमें अग्नि महाभूत उष्ण है, तो पेट में जलन पैदा कर जाएगी, अल्सर पैदा कर देगी, ठीक है। ज़्यादा उष्णता वाले भोजन, उष्णता वाला भोजन किया तो जलन, जैसे अपन बोलते ना, थड़ी मार्केट पे गए, आपने समोसा खा लिया तीखा वाला, मिर्च बड़ा खा लिया, ठीक है, या फिर चाउमीन खा ली, मंचूरियन खा लिया, तीखा, जो बोलते हैं तीखी चीज़ का सेवन कर लिया आपने, तो उष्ण, तो अल्सर हो गया, पेट में जलन होने लग गई। या फिर जैसे कि आपने वायु महाभूत वाले ऐसे द्रवों का सेवन किया जिसमें वायु महाभूत ज़्यादा है, तो वो क्या कि शरीर में वैसे गैस बनने लग गई। गैस बनने से क्या कि पेट में गैस इधर से उधर घूम रही है, कभी ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे से पास आउट हो रही है, तो चलत्व। कभी आपने ऐसे कहीं गए शादी में, तो आपने लिक्विड फॉर्म जूस का ज़्यादा सेवन कर लिया, दही है, जैसे जितना भी लिक्विड फॉर्म है उतना ज़्यादा कर लिया, तो द्रव्यता अपनी बॉडी में, ऐसे पेट ऐसे हिलता है ना पानी की तरह, वैसे हिलेगा। तो ये एक तरीके से मेडिकल फॉर्म की तरह सोचो आप, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब है आकाश एवं आकाश महाभूत प्रधान द्रव्यों का गुण। अब जैसे कि आकाश महाभूत या आकाश महाभूत से डोमिनेंट जो द्रव्य बना है उसका सेवन कर लिया तो क्या होगा? अप्रतिघात, बाधा रहित। आकाश यानी खाली स्थान है, समझो कि जिस चीज़ में खाली स्थान ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का अपन ने भोजन किया तो खाली, मतलब एक तरीके से लघुता लेके आएगा, बॉडी को हल्का बनाएगा, ठीक है, खाली स्थान करेगा, बॉडी में जाके क्या करेगा? वो स्पेस बनाएगा। स्पेस मतलब एक तरीके से खाली स्थान पैदा करना, बॉडी को लघु करना। लघु यानी एक तो होता है हैवी, हैवी यानी भारी, और लघु यानी लाइट वेट, तो बॉडी को लाइट वेट बनाएगा, ठीक है। तो जो वो जो होते हैं ना, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, जैसे व्यक्ति होते हैं ना, भाई हमको वजन कम करना है, तो वो आकाश महाभूत वाले द्रवों का सेवन करते हैं, ताकि वो लाइट वेट का भोजन करें और ताकि आराम से उसका शरीर पतला रहे। ये पंच महाभूतों के कौन से गुण हैं?
भौतिक गुण। क्वेश्चन आता है कि भाई पृथ्वी के कौन कौन सा घनत्व, तो क्वेश्चन आएगा ना भाई 2 नंबर में क्वेश्चन आया कि पंच महाभूतों के भौतिक गुण लिखो, तो आपको लिख देना खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व, अप्रतिका। तो खरत्व किसका है? पृथ्वी और पृथ्वी महाभूत जैसे। द्रव किसका है? द्रव जल और जल महाभूत। जल किसका है? वायु और वायु महाभूत। उष्ण किसका है? अग्नि और अग्नि महाभूत डोमिनेंस। और वादारहित क्या है? आकाश में आकाश महाभूत प्रधान। ठीक है, अब देखो महाभूतों के कार्य, आकाश महाभूत के कार्य, और देखो इनको सीक्वेंस में याद रखना है। चाहे वो आकाश से स्टार्ट करो तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, या पृथ्वी से स्टार्ट करो तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इनको सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि सीक्वेंस में इनकी उत्पत्ति होती है ना, शब्द से आकाश, शब्द के बाद में स्पर्श में वायु, शब्द स्पर्श रूप में अग्नि, शब्द स्पर्श रूप स्थल में जल, और पांचों में फिर पृथ्वी। तो इसको सीक्वेंस में याद करना, सीक्वेंस में तन्मात्रा याद करना। सीक्वेंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा में। सीक्वेंस याद करोगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैसेज आते नहीं है क्योंकि डाउट रहते नहीं है आपके, जो बच्चा पढ़ता है उसी के डाउट आते हैं। आप, मुझे लगता नहीं है कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जब एग्जाम आएंगे तभी पढ़ोगे। महाभूतों के कार्य देखो, आकाशात्म कर्म, आकाशात्म मतलब आकाश भूता, आकाश महाभूत के कार्य। वायात्मक कर्म मतलब वायु महाभूत के कार्य। आगे देखो, अग्न्यात्मक कर्म मतलब अग्नि महाभूत के कार्य। आप यानी क्या होता है? जल, तो जल महाभूत के कर्म। तो पृथ्वी आत्मक कर्म, तो पृथ्वी महाभूत के कर्म। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या क्या है। आकाश कर्म क्या है? अब इसको देखो चिकित्सा हम, क्योंकि डॉक्टर बन रहे हो तो आप समझो कि कोई व्यक्ति आपको आया, एक मिनट रुको। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति आया तो भाई कौन सी औषधि देनी है उसको? आकाश महाभूत वाली देनी है, वायु महाभूत वाली जानी देनी है, अग्नि महाभूत वाली है। तो इन गुणों के आधार पर कर्म जो क्या फंक्शन करते हैं उसके आधार पर शब्द, तो आकाश महाभूत के कर्म, क्योंकि शब्द है, शब्द तन्मात्रा मतलब शब्द तो आएगा ही। श्रोत्र, क्योंकि अब शब्द किससे सुनाई देती है? अपन को आवाज़ किससे सुनाई देती है? श्रोत्र क्या होती है? कान। कान में, कान तो अधिष्ठान है इसके अंदर, जो जिसकी वजह से अपन सुनाई दे रहा है, मतलब कोकलिया, जिसको कोकलिया से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। तो श्रोतेंद्रिय मतलब एक तरह से जो कान के अंदर रहती है। सर्व छिद्र, स्थूल सूक्ष्म आदि छिद्र, स्थूल मतलब जितना भी खाली स्थान है, सर्व छिद्र, जितने भी पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बॉडी में, वो कौन से हैं? आकाश महाभूत की वजह से होती हैं। लघुता, मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति को अगर लघु मतलब पतला होना है, हल्का बनाना है, लाइट वेट बनाना है, जैसे बोलते हैं कि लाइट वेट भोजन खाओ, मतलब हल्का भोजन खाओ ताकि आपको आसानी से पच जाए, तो वो आकाश महाभूत वाला। अब आप पूछोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्य जैसे कि गेहूं है आकाश महाभूत वाला है कि वायु महाभूत वाला है? आप सीख जाओगे, सेकंड ईयर में यही पढ़ोगे आप। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सूक्ष्मता, अब लघुता आएगी तो मतलब सूक्ष्म। अब देखो तो एक तो होता है स्थूल, स्थूल यानी बहुत बड़ा, और जो सूक्ष्मता है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो पार्टिकल्स करता है वो क्या होता है? आकाश महाभूत के कर्म है। और विविकता मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े करना, मतलब छोटे पार्टिकल बनाना, तभी तो आती है लघुता। तो शब्द, श्रोतेंद्रिय, सर्व छिद्र, लघुता, सूक्ष्मता, विविकता, ये क्या है? आकाश महाभूत के कर्म है। अब देखो वायु महाभूत के कर्म देखो, स्पर्श आएगा, क्योंकि शब्द और स्पर्श, तो मुख्य डोमिनेंस कौन है इन दोनों में से? शब्द और स्पर्श में से वायु के लिए डोमिनेंस कौन है? स्पर्श, क्योंकि शब्द का डोमिनेंस कौन सा हो गया? आकाश, लेकिन स्पर्श वायु का डोमिनेंस। तो स्पर्श, क्योंकि अपन फैन के आगे हाथ करेंगे तो स्पर्श का पता लग जाएगा, हाँ वायु चल रही है। तो स्पर्श, स्पर्श इंद्रिया, अब स्पर्श इंद्रिया कहाँ पाई जाती है? स्किन, त्वचा पर। अपन को स्किन पर भी पता लगता है कोई छू रहा है अपन को, तो स्पर्श इंद्रिय। रुक्ष था, तो ड्राइनेस, ड्राइनेस अपने सर्दियों में जो रुक्षता आती है ना, रूखापन आ जाता है बॉडी में, वो किस महाभूत की वजह से आता है? वायु महाभूत की वजह से। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखो, किसी व्यक्ति की ड्राइनेस हो, स्किन हो गई, मतलब रूखी स्किन हो गई, तो आप समझ जाओ कि भाई वायु महाभूत इसके शरीर में ज़्यादा है। समझ गए? तो वायु महाभूत के अपोजिट काम करो, तो वायु महाभूत के अपोजिट काम कौन करता है? जल महाभूत काम करता है, सिंपल सी बात है। तो जल महाभूत की औषधि दो उसको। अब देखो प्रेरण, प्रेरण यानी मीनिंग क्या होता है? दोष, धातु, मल एवं अन्य अंग्यावयों के स्वक्रम करने की प्रेरणा, कि भाई अपनी प्रेरण करता है, मतलब बॉडी को एक तरीके से ये तंत्रिका तंत्र के समान है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उनको अपन होता है CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये क्या एक तरीके से वात दोष है, मतलब वायु महाभूत। आप इसको समझ सकते हैं कोरिलेशन, कि ये क्या करता है? ऑटोमेटिक संकेत देता है, निर्देश देता है, किसको? दोष, धातु, मल। अब आयुर्वेद की बात करते हैं भाई, दोषों को, वात, पित्त, कफ को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और मल। मल तो अपन ने पढ़े ही तीन है, मूत्र, पुरुष और मूत्र, पुरुष, स्वेद। इनको क्या करा? अपने अपने काम, अन्य अंगों को स्विक्रम, जो उसका काम है ना, जैसे भाई वात का काम क्या है, पित्त का काम क्या है, कफ का काम क्या है, रस धातु का काम क्या है, ये अपने अपने कामों करने की क्या देता है? हाँ, एनर्जी देता, मतलब एनर्जी नहीं, प्रेरण, मतलब एक उत्तेजना देता है कि भाई हाँ आपको ये काम करना है।
उनको जगाता रहता है, एक्टिव रखता है, मतलब जैसे तंत्र के तंत्र आवेग जाते हैं ना, उस तरीके से ये काम करता है। कौन? वायु महाभूत, ये इसके कर्म है। वह स्पंदन व लघुता, स्पंदन मतलब बॉडी को स्पंदित बनाए रखना, और लघुता ये वायु महाभूत भी क्या करता है? लघुता लाता है। आकाश भी लघुता लेके आ रहा था, ये भी लघुता। तो जितनी भी चीज़ें, आप ध्यान देना सुनना, तो जितनी भी लाइट वेट वाली, जिसको मतलब बोलते हैं ना वजन कम करना है, डॉक्टर साहब मेरे को वजन कम करना है, मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर साहब क्या करता है? उसको आकाश महाभूत और वायु महाभूत वाली औषधियाँ देता है कि भाई आप ये चीज़ें खाओ, कम वजन, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब देखो आगे, अग्नियात्मक कर्म मतलब अग्नि महाभूत के कर्म देखो। रूप, दर्शन इंद्रिय, वर्ण, संताप, रूप। अब देखो यहाँ पे रूप ही तो आएगा, क्योंकि शब्द आकाश में चला गया, स्पर्श वायु में चला गया, मुक्त है, लेकिन रूप ही तो बचा। मुक्त कौन सा हो गया? अग्नि का रूप। तो रूप गुण पाया जाएगा, मतलब उसको देखा जा सकता है। पहली बार आपने किस चीज़ को देखा? आकाश को नहीं देख सकते थे, वायु को नहीं देख सकते, लेकिन अग्नि को देख सकते, इसलिए रूप आ गया कि भाई अपन जो देखने का काम हो रहा है ना, अग्नि महाभूत की वजह से हो रहा है। दर्शन इंद्रिया, अब आंखों को मतलब जो देखते हैं किसकी वजह से देखते हैं? आंखों की वजह से। तो दर्शन इंद्रिया, तो दर्शन इंद्रिया कहाँ पाई जाएगी? आंख में पाई जाएगी, ठीक है। वर्ण, अब कैसा कलर है इसी से पता चल जाएगा ना। संताप, अब देखो अग्नि आत्मा का तो उष्णता, संताप को कोष्टक में लिखते हैं उष्णता, जो अपने अंदर से एनर्जी है, ठीक है, जो हीट है, उष्णता है, वो क्या है? अग्नियात्मक उस अग्नि की वजह से मिलती है। दीप्ति, दीप्ति यानी क्या होता है? दीपन या पाचन। देखो दीपन यानी होता है अग्नि प्रज्वलित हो गई, अपन बोलते हैं ना घर में, जैसे अभी दिवाली आई थी तो जब भोग लगाते हैं तो वो आग लग जाती है, बोलो ना दीपन हो गया एकदम, कि भाई दिया जल रहा है, या फिर वो दीपन हो जाता है आग में। उस पर जब घी डालते हैं अपना, जो जो मंत्र पूजा पाठ करते हैं उस समय, ठीक है, तो उसमें वो लक्ष्मी माता आती है तो आग जल जाती है, वो दीपन। तो अग्नि महाभूत की वजह से होता है, क्योंकि अग्नि महाभूत है वहाँ पे, तभी तो दीपन का कर्म होगा। पाक, किसी भी चीज़ को पकने में, जैसे कोई अपने चोट लग गई, वहाँ पे कोई फुंसी हो गई, तो एक पीला पीला कलर लेता है, उसमें पस पड़ जाती है, मतलब पाक हो गया उसका। वो किसकी वजह से होता है? उष्णता, मतलब अग्नि महाभूत की वजह से होता है। अपन खाना पका रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पक रहा हो, जैसे फल पकते हैं, ठीक है, कच्चे फल से पक्के फल होते हैं ना, कुछ भी पाकन हो रहा है, मतलब पकने की क्रिया कुछ भी हो रही है, वो सब किसकी वजह से होती है? अग्नि महाभूत की। और अपनी बाल अवस्था से युवा अवस्था में, मतलब एक तरीके से परिपक्व हो रहे हैं, वो भी एक अग्नि महाभूत का ही गुण है। ध्यान रखना, डोमिनेंसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोध, एमर्स, एमर्स यानी क्रोध होता है। ये इनके सारे श्लोक हैं, ऐसे नहीं है डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, मेरे मन से लिख रहा हूँ, इनके सबके श्लोक हैं, लेकिन यहाँ पे श्लोक मेंशन नहीं किए। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। इतने सारे श्लोक देखो कि आप थोड़ा डर जाओगे, इसलिए मैंने श्लोक को इग्नोर किया। ये तो एक मतलब मीडियम है, क्लास में बता समझा तो रहा हूँ, फिर भी आपको श्लोक देखने चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए। ये तो एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से या फिर समझने की दृष्टि से आप इसको समझिए क्लास को, तो है ना, लेकिन आपको बुक भी पढ़नी चाहिए। एमर्स यानी क्रोध, मतलब आपको जो भी क्रोध आएगा ना, देखो गुस्सा किसको आता है? जिसमें अग्नि उष्णता, देखो किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो आग बबूला हो जाता है ना, बोलते हैं कि इसको गुस्सा आग बबूला हो रहा है, अपन बोलते हैं ना, तो किस महाभूत की वजह से? तो अग्नि महाभूत। किसी व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो समझ जाओ कि इसमें अग्नि महाभूत ज़्यादा है, डोमिनेंस है, वो बात बात पे चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, उसमें अग्नि महाभूत ज़्यादा है। तीक्ष्णता, ठीक है, तीक्ष्णता यानी शार्पनेस, किसी भी चीज़ में शार्पनेस आएगी ना, मतलब पैनापन, वो अग्नि महाभूत की वजह से। शूरता, आदि कर्म, शूरता यानी क्या होता है? एक तरीके से शूरवीर होता है ना भाई, ताकतवर, वो अग्नि महाभूत की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बिना सोचे लड़ देता है, बिना किसी काम के लिए लड़ रहा है, तो वो अग्नि महाभूत की वजह से होता है, ठीक है। ये अग्नि महाभूत के कर्म है। अब जैसे किसी व्यक्ति में क्रोध आ रहा है, तीक्ष्णता आ रही है, ज़्यादा उष्णता है, ठीक है, दीप्ति ज़्यादा, मतलब अग्नि, मतलब पेट में ज़्यादा जलन हो रही है, तो किसकी? अग्नि महाभूत की वजह से। अब इसके अपोजिट कौन सा काम करेगा? जल, सिंपल सी बात है, इसके अपोजिट जल वाले, तो ट्रीटमेंट जल वाला देना है। अब जल वाले ज़्यादा गुण आएंगे तो कौन सा ट्रीटमेंट देना है? वायु और अग्नि। इस तरीके से आपको चिकित्सा सीखनी है, पांचों महाभूत में ही खेलना है पूरी लाइफ। आप अब आयुर्वेदा में आ गए ना, इन पांचों महाभूतों पे ही खेलोगे, पांचों महाभूतों से खेलोगे, तीनों दोषों से खेलोगे, बस यही है आयुर्वेदा। इसको समझ लिया ना आपने सही से, पांचों महाभूतों के कर्म, फंक्शन, गुण, इस आधार पर कौन सी चिकित्सा देनी है, कौन से गुण है, कौन से लक्षण है, तो आपकी बस पूरा आयुर्वेद समझ जाएगा, ठीक है। और मेरा क्या था, मैंने इन दोषों को समझा, धातुओं को समझा, मल को समझा और पांचों महाभूतों को समझा, बस यही समझा है मैंने अभी तक, रियलिटी बताऊं, और इसी पे मैं चल रहा हूँ, फाइनल में आ गया और मुझे आयुर्वेदा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। अब देखो आप्य क्रम, आप्य क्रम क्या होता है? आप्य क्रम होता है रस रसेंद्रिय, मतलब आप यानी जल, तो जल महाभूत के कर्म देखो,
रस, रसेंद्रिय, धातु आदि में रस, क्योंकि रस ओनली स्पेशल, सबसे पहले अपन ने टेस्ट किसका लिया, जल महाभूत का, तो मतलब रस। अब जीव के द्वारा टेस्ट लेते हैं, रसेंद्रिय मतलब जीव में रसेंद्रिय, तो रस और रसेंद्रिय। धातु आदु में द्रवता, धातुएं आदु जितनी भी द्रव लिक्विडिटी आती है, पतलापन आता है, मतलब बहने की क्रिया आती है, वो किस में आती है, आप्य क्रम, मतलब वो जल का कर्म होता है। गुरुता, हैवीनेस, किसी चीज को भारी बनाना है, ठीक है, बोलते हैं तो रुका सूखा है, थोड़ा तरोताजा हो जाए, मोटा हो जाए, तो किसको पिलाएंगे, तो जल महाभूत वाली उसको औषधियाँ खिलाएंगे। शीतता, किसी व्यक्ति को ज़्यादा सर्दी लग रही है तो किस वजह से, आप ठंडे पानी में नहाओ, सर्दी लगेगी, शीतता गुण है। स्निग्धता, स्निग्ध यानी स्नेह, अपन घी होता है, तेल होता है, जो स्निग्धता गुण है वो किसकी वजह से पाया जाता है, आप कर्म, जल महाभूत की वजह से। शुक्र, ये कर्म जल महाभूत के द्वारा होते हैं, हाँ ये द्वारा होते हैं, कि शुक्र, जो शुक्र की उत्पत्ति होती है अपने जो, मतलब एक इसको जो बोलते हैं ना कि सीमन, एक तरीके से उसकी उत्पत्ति भी आप्य मतलब जल महाभूत की वजह से, वो भी एक दिन लिक्विड फॉर्म में होता है ना, इसलिए ये आप्य कर्म जल महाभूत के कर्म है। अब प्रत्युवात्मक कर्म देखो, गंध, घ्राण इंद्रिय, दोष, धातु आदि में गंध, जो भी स्मेल आती है, सगंध, क्योंकि यहाँ देखो शब्द आकाश में चला गया, स्पर्श वायु में चला गया, रूप अग्नि में चला गया, रस किस में चला गया, जल में, और गंध बची, क्योंकि स्पेसिफिक गुण यही है ना गंध पृथ्वी का। तो देखो गुण तो सभी हैं, पांचों गुण है पृथ्वी में, लेकिन स्पेसिफिक गुण कौन सा है कि जो ओनली इसी में पाया जाता है, गंध, तो ओनली स्पेसिफिक गुण यही है गंध। तो गंध किससे पाई जाती है, नाक से, घ्राण इंद्रिय, जो घ्राण इंद्रिय मतलब नासा, ठीक है। दोष, धातु आदि में मूर्तता, गुरुता, मूर्त होता है यानी खाठिन्य, दोष धातु किसी भी वस्तु में कठिन, मतलब किसी को रूप को आकार देना है। अब आकार कब आएगा, जब वो वस्तु कठिन बनेगी। अब मतलब जैसे लचीली हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो क्या ही आकार बनेगा उसका, नहीं बनेगा ना, वो बस फैल जाएगी। लेकिन किसी वस्तु को आकार देना है, एक शेप देनी है, आकृति देनी है, तो उसमें काठिन्य होना, मतलब कठिन होना उसका जरूरी है। तो वो किसकी वजह से आता है, पृथ्वी महाभूत की वजह से। और गुरुता, हैवीनेस, अब देखो गुरुता यहाँ भी था, जल में भी था और पृथ्वी में था, और लघुता था आकाश और वायु में। तो आकाश और वायु के अपोजिट कौन से काम करेंगे, आप्य और पृथ्वी। तो इन पांचों महाभूतों में खेलना है, कौन सा पेशेंट किस गुण का है उसके विपरीत वाला आपको सीखना है। बस इन पांचों महाभूतों के आधार पर आपको काम करना है। तो पृथ्वी महाभूत के कर्म क्या है, गंध, घ्राणेन्द्रिय, दोष, धातु आदि में मूर्तता, मूर्ता यानी खाठिन्य, मतलब उसकी आकृति, शेप कैसी है, वो किस पे डिसाइड होती है, पृथ्वी महाभूत की वजह से। और हैवीनेस, हैवीवन किसकी वजह से आता है, पृथ्वी महाभूत की वजह से आता है। तो ये सभी पंच महाभूतों के होने वाले कार्य शरीर में होते हैं। ये सब अपन को शरीर में देखने को मिलते हैं। देखो शरीर में भी है, औषधियों में भी है, सब पे आपको ये गुण देखने को मिलेंगे। अब कौन सी औषधि का आप सेवन कर रहे हो, उसी के अनुसार आपके गुण आ जाएंगे आपकी बॉडी में। तो ये पंच महाभूत क्लियर होता है। अब करेंगे लोक एवं साम्य पुरुष। लोक एवं पुरुष में साम्य, दोबारा से क्लास ज्वाइन करना, मैं डी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अभी।